तो आज का हमारा टॉपिक है बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम अगर इसके नाम को ही देखते हैं बायोजियोग्राफी, तो इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा देखा जाए तो बायो है एक तो, और ज्योग्राफी। तो बायो मतलब जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान और भूगोल। और भूगोल में भी क्या, हम एक डायग्राम बना सकते हैं इधर ऐसे, इधर लिख देंगे भूगोल या फिर ज्योग्राफी। फिर इसको दो भागों में बांटेंगे। इधर इधर लिखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। फिर किसका पार्ट है ये, भौतिक भूगोल का यानी फिजिकल ज्योग्राफी का, तो इधर लिखेंगे हम जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी। डन। तो ये डायग्राम बनेगा, भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का ये पार्ट है। फिर जैव भूगोल, इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव विज्ञान यानी या क्या बायो पढ़ते हो वो भी, और ज्योग्राफी, इन दोनों का मिक्स। ओके। तो अभी हम देखते हैं बायोजियोग्राफी की डेफिनेशन, परिभाषा। तो बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवों के भौगोलिक वितरण और उसके फैलाव के कारणों का अध्ययन करता है। तो बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल क्या है, वह विज्ञान जो पृथ्वी पर जीवों के भौगोलिक वितरण और उनके फैलाव के कारणों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन करता है कि कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, वे वहाँ कैसे पहुँचे, पर्यावरण और स्थलाकृति, जलवायु, इतिहास ने उनके वितरण को कैसे प्रभावित किया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है कि कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, वो वहाँ कैसे पहुँचे, उस पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़े हैं, जीवन पर, वहाँ के जीवों पर पर्यावरण के क्या प्रभाव है, वहाँ की स्थलाकृति मतलब मैदान है, पहाड़ हैं या नदियाँ हैं, उस पे मतलब वहाँ की स्थलाकृति मतलब पठार हैं वगैरह, इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ की जलवायु यानी सर्दी है, गर्मी है, या हम माने कि कोई तटवर्ती क्षेत्र है तो वहाँ हुमस वाली जलवायु है तो वहाँ पे, और उसके इतिहास के, इन सब फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ा है जीवन पर, तो वहाँ के जीवों पर। ओके। तो यह अध्ययन करता है कि कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, वे वहाँ कैसे पहुँचे, और पर्यावरण, स्थलाकृति, जलवायु, इतिहास ने उनके वितरण पर कैसे प्रभाव डाला। सरल शब्दों में अगर बोले तो जैव भूगोल यह बताता है कि कौन से जीव दुनिया के किस हिस्से में पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ बायोजियोग्राफी। तो नेचर ऑफ बायोजियोग्राफी में सबसे पहले तो इन दो शब्दों पे फोकस करेंगे हम, ये दो वर्ड्स, कि ये क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी है और वैज्ञानिक अध्ययन है। बायोजियोग्राफी क्या है, बहुविषयक, मतलब एक ही सब्जेक्ट में हम बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर हमने ये बायोजियोग्राफी बनाया। मतलब इसमें इकोलॉजी को भी हम पढ़ते हैं और भूगोल को भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री को भी पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ये बना है। और वैज्ञानिक अध्ययन है ये एक, जो जीवों के भौगोलिक वितरण को समझने का प्रयास करता है। और अगर इसको हम और भी अच्छे से देखें तो क्या है, सबसे पहले इसके नेचर में ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं, तो बायो से ही समझ आता है ना कि बायोलॉजी भी पढ़ेगा। फिर जियोलॉजी, इकोलॉजी, प्लेनेटोलॉजी आदि विषयों से ये मिलकर बना है और ये इन सबसे जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी। इसका स्वभाव कैसा है, अंतर्विषयक। फिर स्थानिक विश्लेषण, यह विश्लेषण करता है कि किसी विशेष जीव या प्रजाति का वितरण कहाँ है, किस तरह से फैला है, यानी यह स्थान पर आधारित विज्ञान है। ओके। यह क्या बताता है कि किसी स्थान पर किसी विशेष प्रजाति का वितरण कहाँ है और क्यों है, कैसे है, किस तरह इसका फैलाव है, ये सारे चीज़ों को वो पढ़ता है। फिर समय आधारित दृष्टिकोण, बायोजियोग्राफी केवल वर्तमान में नहीं बल्कि इतिहास के जीवों के वितरण को भी अध्ययन करता है, तो यह समय आधारित दृष्टिकोण है। यह समझने में मदद करता है कि महाद्वीपों के अलग होने या जलवायु में परिवर्तन होने से जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये समय पर आधारित है। ये कैसे, अब मानते हैं हमने पढ़ा है, ये थ्योरी पढ़ी है
मतलब कौन सी, महाद्वीप विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक कितना उठ के आ रहा है। तो इन दोनों ही चीज़ों से मतलब ये क्या हो गया, समय पे आधारित हो गया कि वहाँ उस टाइम के बाद भी क्या प्रभाव पड़ा उस महाद्वीप अलग अलग होने के बाद, और वहाँ की जलवायु, क्योंकि महाद्वीप ये मान लो कि आप पहले कहाँ थे, हमारा इंडिया भी साउथ में था, तो अब वो नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में है, मतलब गोलार्ध में है। तो ये मान लो कि कोई भी क्षेत्र है वो, और वहाँ की जलवायु वहाँ के जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव डालती है, ठीक है, तो ये समझने में मदद करता है। फिर आता है प्राकृतिक एवं मानवीय प्रभाव। तो प्राकृतिक प्रभाव में क्या होंगे, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ महासागर है तो महासागर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ की मिट्टी है तो वो क्या प्रभाव डालती है। और मानवीय कारक यानी वन कटाई, शहरीकरण, ये सारी गतिविधियां कौन करता है, मानव। तो मानवीय गतिविधियों का, वहाँ पे उद्योग है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उद्योग का, शहरीकरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये वन कटाई वाला तो अभी तो देखो तेलंगाना वाला जो केस है वो कितना आ रहा है अब न्यूज़ में। तो ये सारे क्या है, मानवीय कारक हैं। तो इन कारणों पर, शहरीकरण, वनों की कटाई, उद्योगीकरण, इन सब के कारण जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके वितरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कौन अध्ययन करता है, किस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। देन इवोल्यूशनरी दृष्टिकोण, मतलब विकासात्मक, ये क्या पढ़ता है, किसी जीव का विकास कैसे हुआ। अब ये मान लो ये कोई प्रजाति, इसकी शुरुआत इस टाइम पीरियड पे हुई, तो अब तक उसका, शुरू से लेकर अब तक उसका कितना विकास हुआ है, वो सब कुछ पढ़ना। वह पहले कहाँ रहता था, वह कैसा दिखता था, अब कैसा हो गया है, कितना टाइम हो गया है, उसमें कितनी नई चीज़ें आई हैं, उसने कहाँ प्रस्थान किया है, मतलब वो पहले कहाँ रहता था अब कहाँ रहता है। ये सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम, बायोजियोग्राफी में। फिर अनुप्रयोग स्वभाव, मतलब ये सिर्फ पढ़ने वाली बात नहीं है कि हम सिर्फ इसे पढ़ते हैं, इन रियल लाइफ में इसको हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। मतलब जो जीव हैं उनको संरक्षण कैसे दिया जाए, कुछ प्रजातियां हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जो उनको संरक्षण की ज़रूरत है या जो ख़त्म होने की कगार पे है, मतलब बहुत ही कम संख्या में बची हैं। तो बायोजियोग्राफी से हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी प्रजातियां हैं जो कम है अभी, और उनको संरक्षण कैसे दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में। तो इसका उपयोग संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यानों की योजना और जैव विविधता संरक्षण में किया जा सकता है। इसके अलावा भी हैं, मतलब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, 6 और भी हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ बायोजियोग्राफी, तो ये क्या करता है, ये डायनेमिक इन नेचर है, मतलब डायनेमिक, और हिंदी में बोले तो गतिशील। ये सब्जेक्ट क्या है, गतिशील। आज जो जीव है, जो मान लो कि आप वो इंडेंजर्ड में है, पर कल को मान लो कि उसे संरक्षण प्रदान किया और वो उस स्थिति से बाहर निकला, अभी उनकी संख्या भी ठीक है। या फिर आज जलवायु है, किसी जीव पर किसी अलग तरह का प्रभाव डाल रही है, पर कल को जलवायु चेंज हो जाए, वहाँ की टोपोग्राफी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, तो क्या होगा, चेंज होगा वहाँ के जैव, जो वहाँ का जीवन है, पेड़ पौधे हैं, मतलब कुछ भी मान लो आप, पेड़ पौधे, जीव, कुछ भी एनिमल्स वगैरह जो भी हैं, उन पर ये क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तो क्या है, ये चेंज होता रहता है, गतिशील है। फिर 7 8 में होगा वर्णनात्मक। ये क्या करता है, पृथ्वी पर जीवन के वर्तमान वितरण को दर्शाता है। तो ये क्या करता है, जीवन का वर्तमान वितरण के बारे में बताता है। तो वर्णनात्मक इन नेचर, मतलब डिस्क्रिप्टिव। फिर 9th एक्सप्लेनेटरी, यह एक्सप्लेन भी करता है, या उनके कारण, ये जो वितरण हमने देखा कि वर्णनात्मक में ये देखेंगे वितरण कितना है उनका, ओके। फिर व्याख्यात्मक में हम देखेंगे कि वितरण के कारण क्या क्या है, उनके कारकों को समझेंगे। तो मतलब व्याख्यात्मक, तो क्या हो गया, अलग से गतिशील है, वर्णनात्मक है ये सब्जेक्ट, और व्याख्यात्मक है। फिर संरक्षण और विकास में भी ये संबंध को दिखाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर कि क्या क्या पढ़ते हैं हम इसके, संरक्षण, विकासात्मक है ये। फिर इंटरडिसिप्लिनरी है, तो इसे करके इसके नेचर कितने हो गए, हमने 9 नेचर पढ़ लिए इसके।
अगर हम नेचर को ख़त्म कर रहे हैं तो इसके नीचे कुछ 2-4 लाइनें लिखेंगे, जैसे कि बायोज्योग्राफी का स्वभाव वैज्ञानिक है, विश्लेषणात्मक है, बहुआयामी है, यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध दिखाता है समय और स्थान के संदर्भ में। ओके। फिर स्कोप, बायोज्योग्राफी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह केवल यह नहीं बताता कि कौन से जीव कहाँ पर पाए जाते हैं, बल्कि यह भी समझने में सहायता करता है कि वह वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ कैसे टिके हुए हैं, वो कौन से कारण है कि वो यहाँ पर आए या कहीं और क्यों नहीं गए। ये सारे मतलब इन सब को समझने में मदद करता है बायोज्योग्राफी। तो इसके स्कोप में हम देखें तो स्टडी ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, बायोज्योग्राफी का उद्देश्य यह जानना है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में पौधे कौन से हैं, प्राणी कौन से पाए जाते हैं और उसका विस्तार किस प्रकार हुआ। फिर ऐतिहासिक और वर्तमान वितरण को दर्शाते हैं, पारिस्थितिकी संबंधों का विश्लेषण करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, इसका स्कोप। फिर द्वीप जैव भूगोल, इसमें यह समझने में बायोज्योग्राफी समझने में मदद करता है कि जो द्वीप हैं वो एक छोटा हिस्सा होता है और वह मुख्य भाग से कटा हुआ होता है थोड़ा, और समुद्र के बीच में होता है, महासागरों के बीच में होता है। तो उसकी वहाँ पे जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और अभी वो कैसे चल रहा है, वह मुख्य भाग से जो जीवन होता है वहाँ कैसे अलग है। ये दोनों मुख्य भाग जो होते हैं, पृथ्वी का बड़ा स्थलीय भाग होता है, उससे ये द्वीप वाला भाग पर जो जीवन पाया जाता है वो किस प्रकार से अलग है या किस प्रकार से समान है, वो सब किस में पढ़ते हैं, द्वीप जैव भूगोल में। फिर विकासवादी इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, यह जीवों के वंशानुक्रम और विकास के इतिहास को भी समझने में मदद करता है। मानव के प्रभावों का अध्ययन, जो कि मैंने आपको बताया, वनों की कटाई, वो जो तेलंगाना वाला केस अभी चल रहा है, वो शहरीकरण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बहुत बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, ये जीवों पर कैसे प्रभाव डालती हैं, इनके वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं, ये किस में पढ़ा जाता है, ये किसका स्कोप है, ये बायोज्योग्राफी का। फिर अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ने वाले, वो अप्लाइड वाली बताई थी वही बातें इसमें। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की योजनाएं, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, विलुप्त होती प्रजातियों को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, कृषि और पारिस्थितिक आधारित योजनाओं के बारे में, क्योंकि वो योजनाएं बनाई गई कि कृषि और पारिस्थितिकी से संबंधित योजनाएं बनाना, ये भी हम बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा मैं देखूँ तो पर्यावरणीय अध्ययन है वो इसमें किया जाता है, जलवायु और वैश्विक मुद्दे भी हम बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओके। जीव विज्ञान एक व्यापक विषय है, यह पर्यावरण, पारिस्थितिकी संरक्षण, विकासवाद और जलवायु परिवर्तन इत्यादि को कवर करता है। तो इसके निष्कर्ष पर जाते हैं तो ये क्या बताता है, बायोज्योग्राफी का क्षेत्र व्यापक है, उपयोगी और बहुआयामी है। यह हमें जीवों के इतिहास, वर्तमान, भविष्य को समझने में मदद करता है और पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर लास्ट में हम अपने बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि महत्व क्या है बायोज्योग्राफी का, सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैव विविधता को समझने में मदद करता है। बायोज्योग्राफी यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पर जीवों की कितनी विविधता, मतलब इतनी विविधता क्यों है, वो बताएगा कि पृथ्वी पर जीवों की कितनी सारी विविधता ये क्यों पाई जाती है, वे विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वितरित हैं। जैसे कि अमेजन के जो वर्षावन है वहाँ पर इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, तो वो क्यों है, यह कौन समझने में मदद करेगा, बायोज्योग्राफी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी ज्ञान मिलता है, यह पारिस्थितिक तंत्र और उनके घटकों के आपसी संबंध को समझने में मदद करवाता है। फिर विकास और वंशानुक्रम की जानकारी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि शुरुआत से लेकर अभी तक कौन से जीवों का विकास कैसे हुआ, ये सारा किस में पढ़ा जाता है, बायोज्योग्राफी में। तो उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू केवल वहीं क्यों मिलते हैं, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, बायोज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिर संरक्षण में सहायता, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं कि संरक्षण देने में भी ये सहायक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक महत्व हो गया कि जो खत्म होने वाली जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो मतलब उस कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, ये समझने में बायोज्योग्राफी हमारी मदद करता है। और किन किन प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता है वो भी हम बायोज्योग्राफी में देखते हैं। उदाहरण के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान करना। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना भी इसका एक
महत्व है। बायोज्योग्राफी से यह समझ में आता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनके जीवों के वितरण कैसे बदल रहा है और कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। फिर कृषि और वन प्रबंधन, माहवारियां और विज्ञान, मानव स्वास्थ्य भी इसमें पढ़े जाते हैं। कुछ रोग वाहक जैसे कि मच्छर और वायरस भी भौगोलिक रूप से सीमित होते हैं। कुछ रोग वाहक भी भौगोलिक, मतलब ये बोल रहा है कि किसी क्षेत्र के, जो आप मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष में ही कुछ ऐसे वाहक हैं जो उसी क्षेत्र में पैदा होते हैं, तो उनको वो सीमित है उसी क्षेत्र में, तो उन सबको समझने में सहायता करता है, उनके फैलाव को समझने में सहायता करता है। मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियां किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं और वहाँ क्यों पाई जाती हैं, तो ये कौन बायोज्योग्राफी हमारे समझने में मदद करता है। फिर भूगोल और इतिहास के अध्ययन के योगदान को दिखाता है यह। जैसे कि हमने बताया कि भूगोल और इतिहास ये मल्टीडिसिप्लिनरी है ना भाई, तो ये क्या करेगा, ये इन सब के योगदान को बताता है। ये भी एक महत्व है इसका। यह बताता है कि कैसे प्राचीन महाद्वीपों के टूटने और उनके जुड़ने से जीवों के वितरण में बदलाव आया है और उनके भौगोलिक और इतिहास में दोनों में ये समझने में मदद करता है। इसके अलावा भी इसके महत्व हैं, जैसे कि भविष्यवाणी करने में भी बायोज्योग्राफी हमारी बहुत मदद करता है। वो पहले ही बता देता है कि इस जलवायु के अंदर ही इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अगर ये इतना टेम्परेचर या इतने मतलब वर्षा हुई तो ये वाली चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो जिससे वहाँ का जैव जो तंत्र है वो बिगड़ सकता है। तो भविष्यवाणी करने में ये सहायक है। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है, पर्यटन और शिक्षा को समझने में भी मदद करता है। और फिर टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसने क्या किया है, भविष्यवाणी को करने के लिए हमारा विशेष योगदान दिया है। और तो मैं क्या बताऊँ, जैव विविधता का संरक्षण ये हो गया, पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन, रोगों का प्रसार समझने में, कृषि और खाद्य सुरक्षा, विकासवादी जीव विज्ञान को समझने में, जलवायु परिवर्तन, भविष्यवाणी, प्राकृतिक संसाधनों का पर्यटन और शिक्षा, और इसके अलावा विकास और इतिहास को समझने में। ये क्या थे, सारे इनके महत्व थे। फिर देख लेते हैं इसका लास्ट में इसका निष्कर्ष। तो बायोज्योग्राफी का महत्व केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय नीतियाँ, जैव संरक्षण, मानव स्वास्थ्य और वैश्विक सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जीवन को समझने के लिए एक प्राकृतिक कुंजी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।